Hello, bachcho. Again, we are here with the second concept, second topic of macroeconomics, class 12th, basic concepts of macroeconomics. इस टॉपिक में हम 9 कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे. फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक टेरिटरी, देन नॉर्मल रेजिडेंट, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, प्रोडक्शन बाउंड्रीज, कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड, gross investment, net investment and depreciation, net indirect tax, and last but not the least, we'll talk about net factor income from abroad. So let's start from the first topic. Okay, so basically, domestic income, if we'll talk about domestic territory. So domestic income derived from the domestic territory. So as you can say, like, what is the definition of domestic territory? Domestic territory is very important concepts in national income accounting. Layman language में हम क्या कहते हैं? Domestic territory means the political frontier of a country. Means जहाँ तक सरकार का नियम चलता है. But there are certain places like ships and aircraft vessels owned and operated in normal residence between two or more countries, and fishing vessels, likewise embassies, consulates. तो ये क्या है? ये कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग वर्क कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग फॉर द कंट्री. मतलब इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के लिए लाई कर रहा है. So they are also going to part of domestic territory. So we can say that domestic territory is considered as economic territory rather than political territory. ओके. लाइकवाइज नॉर्मल रेजिडेंट में क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट मतलब हो गया रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री. ओके. भले ही वो किसी दूसरे देश के नागरिक हों, लेकिन वो काम के लिए या किसी पर्टिकुलर पर्पज से उस देश में रह रहे हैं मोर देन 1 year. So they will considered as normal resident of the country. So their income will be part of नॉर्मल रेजिडेंट्स इनकम. सिटीजनशिप क्या होती है? ये बाय लीगल ओन की जाती है. कंट्री में आपने उस कंट्री में बर्थ लिया है या उस कंट्री के लीगल जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल करके आप उस देश के सिटीजन बन रहे हैं. ठीक है. सो भारत में नागरिकता का प्राविधान अलग है, अमेरिका में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, न्यूजीलैंड में अलग है. So if you want to be the citizen, you have to follow those rules. But if you want to work in those countries, you will be as a normal resident of that particular country after a particular time period, which will decided by the country's law. Okay. So मूविंग फर्दर, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहला रहा है, इसी को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं. सो इन दो तरीकों से, लाइक डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो करके और नॉर्मल रेजिडेंट बन करके, वॉट एवर वी आर अर्निंग लाइक इन द एज अ टर्म ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. मीन्स हम कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें जो इनकम मिल रही है, दैट इज फैक्टर इनकम. लाइकवाइज अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है उस पर मुझे रेंट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम. मैंने कोई पूंजी है, कैपिटल है, जिसको मैंने बैंक में एफडी करा दी या शेयर मार्केट में लगा दिया या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, जिस पे मुझे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है. तो ये भी फैक्टर इनकम हो गई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैंने किसी बिजनेस वेंचर पे इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे मिलने वाला प्रॉफिट भी मेरा फैक्टर इनकम है. सो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम मतलब वी आर गेटिंग इनकम आफ्टर रेंडरिंग. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. आफ्टर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, मतलब हम कोई काम करते हैं और उसके बदले में हमको इनकम मिलती है. सो लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट. लेबर के बदले में क्या मिलता है? वेजेस. कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? प्रॉफिट. सो फैक्टर इनकम कोई भी अर्न कर सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी का बंदा हो या नॉर्मल रेजिडेंट हो. मतलब दूसरे देश का बंदा हमारे देश के अंदर आकर के कमा करके पैसा अर्न कर सकता है. सो फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स. व्हेन वी आर टॉकिंग दिस टर्म नॉर्मल रेजिडेंट्स, मतलब हम अपने देश के निवासियों को भी इसमें कंसिडर कर रहे हैं और दूसरे देश का निवासी जो हमारी टेरिटरी में आके अर्न कर रहा है उसकी इनकम को भी हम इसमें
एड ऑन कर रहे हैं. So factor income from wherever, whatever sources, if we are getting factor income, that will be part of national income. ओके okay? लेकिन डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम को ऐड करते हैं, जबकि नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट की भी इनकम को अर्न करते हैं, क्योंकि नॉर्मल नेशनल इनकम is equal to factor income, and that factor can be from domestic territory or normal resident. So ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है कि अर्निंग कॉन्सेप्ट कहलाता है, क्योंकि हम रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज करके अर्न कर रहे हैं. ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसफर इनकम की, सो ट्रांसफर इनकम में क्या बता रहा है बेटा? ट्रांसफर इनकम में सिंपल ये बता रहा है इनकम रिलेटेड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज. कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज अर्न नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज वन साइडेड रिसिप्ट्स. जब ये वन साइडेड रिसिप्ट्स है तो ये क्या हो गया? कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो गए? पॉकेट मनी, स्कॉलरशिप, अलाउंसेज, ओल्ड एज पेंशन. देयर आर वेरियस जहाँ पे हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, ओनली वी आर गेटिंग रिटर्न्स. तो ठीक है. सो यहाँ पर कोई रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज नहीं है, तो ये नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये ट्रांसफर हो रहा है. ओके. सो ये ट्रांसफर होके हम सिर्फ इसको रिसीव कर रहे हैं, हम इसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसको अचीव करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. तो इसीलिए ये सिर्फ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, जबकि फैक्टर इनकम अर्निंग कॉन्सेप्ट है. सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, स्कॉलरशिप और ओल्ड एज पेंशन. नाउ मूविंग फर्दर, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड. पहले तो आप ये समझो कि फाइनल गुड जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसको कहते हैं फाइनल गुड? फाइनल गुड होते हैं जो रेडी टू यूज बाय फाइनल कंज्यूमर. मतलब अब अगर ये किसी ने खरीद लिया तो ये इसको किसी को बेचेगा नहीं और ना ही इसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन करेगा, मतलब ये खरीद के सीधे कंज्यूम करना है. सो ये फाइनल गुड दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड और दूसरा होता है कैपिटल गुड. ठीक है. कंज्यूमर गुड क्या होता है? कंज्यूमर गुड ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो आइटम्स हम किसी दूसरे प्रोडक्ट में, खाना बनाने के लिए, वॉशरूम के लिए, जनरल यूटिलिटी के लिए, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जिनको वन टाइम यूज़ है, ठीक है, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स हैं, उनको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं. ऑन द अदर साइड कैपिटल गुड में आप देखो मशीन्स हो गई, जो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर चल रही है, जिनकी लॉन्गिटिविटी है, लाइफ ज़्यादा है. तो ड्यूरेबल गुड्स भी कुछ तरह के ऐसे होते हैं जिनको कैपिटल गुड के कंसिडरेशन में रखा जाता है. So such goods do not require any further processing. So any both of them are considered as final good, and final goods does not require any further processing, and these goods are not meant for resale purpose. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल है कॉटन परचेज बाय कंज्यूमर फॉर पर्सनल कंजम्पशन इज फाइनल गुड, बट एट द सेम टाइम कॉटन परचेज बाय अ thread maker is considered as a intermediate good, as an intermediate good. Okay, so let's start and understand the concept of intermediate good. Intermediate good क्या कहता है? It is ingredient, basically ingredient to produce finished good. So final goods के production की process में जो goods का इस्तेमाल करते हैं, those are called intermediate good. जैसे कि baker है, baker ने salt अगर purchase किया तो for baker salt is इंटरमीडिएट गुड. ठीक है. सो अगर वही सॉल्ट मैंने अपने घर में परचेज किया और अपने घर के खाने में डाल दिया तो वो हो गया कंजम्पशन गुड, और वो कंजम्पशन गुड हो जाएगा फाइनल गुड. बट वही सॉल्ट बेकर ने परचेज कर दिया तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड. सो यहाँ पर गुड्स कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा, ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा उसका एंड यूजर कौन है. Who are the end user? So end user is a very important concept which you all have to just maintain, notice every time whenever you are going to differentiate between final good and intermediate good. This is the keyword, this is the tip for you to identify which one is final and which one is intermediate. Now moving further, on the basis of final good and intermediate good, we'll understand the concept of production boundary. So if the good is under the production line, means if it is having value addition continuously, so it will be under production boundary. But once the product is ready and it is outside from this line, means there is no further value addition, so this is called
final goods. So production boundary is the boundary where value addition is possible. Okay, so फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के डिफरेंस का एक ये भी कीवर्ड है प्रोडक्शन बाउंड्री. अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड. सो ये आप सबकी बुक में ये टेबल बनी होगी, ठीक है. अब इसमें इंटरमीडिएट गुड के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, जैसे कि कप केक के लिए आपने कुछ आइटम बाय किया तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया, और उस आइटम से आपने फाइनल कप केक बनाया और बना के बेच दिया. तो हमने खरीदा अगर ये कप केक तो ये मेरे लिए फाइनल गुड हो गया. बट आपके बनाने के प्रोसेस में ये सारा आइटम जो आपने यूज़ किया ये इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि इन सारी चीज़ों की कॉस्ट आपने इस कप केक की फाइनल कॉस्ट में ऐड ऑन कर दी. सो यहाँ पर एक टेबल आपके सबके सामने है. एक ही कमोडिटी है, देखिए कार, लेकिन यही कार अगर कंज्यूमर परचेज कर रहा है तो ये कंजम्पशन गुड हो गई, क्योंकि वो अपने घर में घर वालों के लिए कार खरीद रहा है. वहीं अगर ये कार ओला या उबर टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है तो वो उसके लिए कैपिटल गुड हो गई, क्योंकि वो उससे फर्दर बिजनेस गेन करने वाला है. लाइक वाइज यही एक कार कोई मिलिट्री पर्पस के लिए गवर्नमेंट यूज़ कर रही है या कोई डीलर ने खरीदा है उसको रीसेल करने के लिए, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गई. दूसरी तरफ रेफ्रिजरेटर देखिए, रेफ्रिजरेटर अगर मैंने अपने घर में खरीदा कंजम्पशन के लिए तो ये कंज्यूमर गुड हो गया, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड हो गया. वहीं शॉपकीपर ने रखा आइसक्रीम स्टोर करने के लिए तो वो उसके लिए कैपिटल गुड हो गया, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ईयर में खरीदा है और 4-5 ईयर तक जब तक वारंटी है तब तक वो उसको चलाएगा. वहीं दूसरी तरफ अगर इसी चीज़ को गवर्नमेंट ने कोई मेडिसिन इंजेक्शन स्टोर करने के लिए रखा है तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि पर्पस वहाँ पे रेफ्रिजरेटर खरीदना नहीं था, पर्पस वहाँ पे इंजेक्शन या मेडिसिन को स्टोर करना था. ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जिनसे आप फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं इन द लाइट ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड एज वेल. अब उसके बाद आगे देखते हैं. अगला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में देखिए तीन तरह की चीज़ें हो गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन. सो एक बार हमने जब सामान खरीद लिया, कोई पैसा लगा दिया जो कि मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, तो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तक अगर कोई मशीन है हमारे पास तो पहले साल तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने जितने टाइम तक हम उस मशीन को अपने पास रखते चले जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कार खरीदी तो कार हमें पहले साल में तो सर्विसिंग भी फ्री मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से हमें कार की सर्विसिंग करानी पड़ती है. फिर 2-3-4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद कार के टायर घिस जाते हैं. फिर धीरे 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 करके 10 साल के बाद तो एक डीजल कार की लाइफ ही खत्म हो जाती है. सो ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन इन द एसेट्स वैल्यू ओवर टाइम. सो ये मशीन है, मशीन को वापस से हम काम में चला के रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वियर एंड टेयर पे एक्सपेंसेस करते हैं, उसके रख रखाव पे खर्चा करते हैं, उसके हमें पता है कि उसमें क्या टाइम के साथ प्रॉब्लम आएगी, तो इसको क्या कहते हैं, फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस, है ना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं रहेगी, उसके लिए भी हमको केयरफुल रहना पड़ेगा, तो उसके लिए जो भी खर्चा होता है दैट विल कंसिडर्ड एज डेप्रिसिएशन कॉस्ट. सो ये क्या है, मशीन हमने सपोज फर्स्ट ईयर में खरीदी, ठीक है. अब वो फर्स्ट ईयर की मशीन आगे चल के नेक्स्ट ईयर में हमने एक मशीन खरीदी, नेक्स्ट ईयर हमने दो मशीन खरीदी, तो टोटल नेक्स्ट ईयर हमारे पास कितनी मशीन है, 3 मशीनें हैं. लेकिन उस साल की खरीद में, मशीन की खरीद में तो दो ही मशीनों का नाम आएगा. जो पहली मशीन थी, पुरानी मशीन थी, वो इस साल के खर्चे में खरीद में थोड़ी आ रही है, वो इस साल के खर्चे में क्या आ रही है, डेप्रिसिएशन में आ रही है ना. सो अगर मुझे इस साल का नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब 3 वाला जो यूनिट है, 3 मशीनों का जो दाम है वो ना लगा के मैं क्या करूंगी, 2 मशीनों का दाम प्लस डेप्रिसिएशन लगाऊंगी. ये मेरा होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. माइनस कर दूंगी इसमें डेप्रिसिएशन, तो ये मुझे मिल जाएगा
नेट। ओके, सो नेट क्या है? नेट बेसिकली है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन के बीच का डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं आइडियली डिफरेंस को समझने की कोशिश करूँ तो मीनिंग क्या कहता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहता है टोटल एक्सपेंडिचर मेड फॉर बाइंग कैपिटल गुड विदाउट काउंटिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पर डेप्रिसिएशन एडेड है। नेट इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? देखिए, नेट इन्वेस्टमेंट अगर मुझे टोटल एक्सपेंडिचर डन ऑन कैपिटल गुड निकालना है तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। वहां पर दूसरी तरफ हमें क्या करना है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। Got it? So does not take depreciation does not take in account of gross investment, but here depreciation takes in account. So whenever we are going to calculate the net investment, we have to be considerate about the investment point of view. Now coming to next, बहुत छोटा सा स्लाइड है नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इट रेफर्स टू दोज टैक्सेस व्हिच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सरकार कोई भी सामान को खरीदने बेचने के टाइम पे जो टैक्स लगाती है, ऑन द सेम टाइम सरकार बहुत सारे सामानों को बनाने के टाइम पर भी सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। तो सामान बनने के टाइम पे आपने जो गवर्नमेंट से मदद ली और बन के बिकने के टाइम पे जो आपने पब्लिक से टैक्स लिया, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाता है एनआईटी। ओके, सो एनआईटी इज व्हाट? आईटी माइनस सब्सिडी। एनआईटी का सिग्निफिकेंस क्या है? एनआईटी बेसिकली क्या होता है? जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है ये डिफरेंशिएट करना बताती है। सो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी एडेड नहीं होता है, जबकि मार्केट प्राइस में एनआईटी एडेड होता है। सो यहाँ पर देखिए, अगर हमको एनडीपीएफसी निकालना है तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास अगर कंपोनेंट दिया है जीडीपी एमपी, तो एमपी को हमें एफसी में पहले तो कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया? एनआईटी माइनस कर दिया। ऑन द सेम टाइम हमने क्या किया? ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। सो हमारे पास क्या आ गया? नेट डेप्रिसिएशन को अचीव किया हमने, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करके हमने नेट अचीव किया। वहीं दूसरी तरफ मार्केट प्राइस से एनआईटी माइनस करके हमने फैक्टर कॉस्ट अचीव कर लिया। सो यहाँ पर देखिए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू नेट फैक्टर कॉस्ट। ओके, सो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ कमिंग टू सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जिसमें आप देखिए एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम डोमेस्टिक टेरिटरी से मिलने वाली इनकम को जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसको हम कहते थे जीडीपी एमपी। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये। ऑन द सेम साइड अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है जीएनपी एमपी, नेशनल प्रोडक्ट। तो ये एन है नेशनल और ये है डी डोमेस्टिक। सो जो फैक्टर इनकम विदेश से हमारे यहाँ आ रहे हैं फैक्टर काम करने के लिए, उनको हम इनकम देते हैं, तो वो कहलाता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने विदेशियों को पे की। एट द सेम टाइम हमारे देश के लोग विदेश में जाते हैं काम करने और वो जो इनकम लेके देश में आते हैं उनको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो ये शॉर्ट में कहलाता है फीफा और ये कहलाता है फीटा। सो डिफरेंस बिटवीन फीफा माइनस फीटा इज कंसीडर्ड एज एनएफआईए। और एनएफआईए का सिग्निफिकेंस क्या है? एनएफआईए बेसिकली हमें बताता है कि नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस जो हैं उनका, या नॉन रेजिडेंट मेंबर्स जो हैं उनका हमारे कंट्री के इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है। यूके हाई कमीशन में कोई बंदा है, काम कर रहा है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, तो उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे, अगर वो बंदा इंडियन है तो वो इंडिया में पैसा लेके आ रहा है, तो
एट द सेम टाइम वो इंडिया के फैक्टर इनकम का पार्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियन हाई कमिश्नर में अगर ब्रिटिश कोई काम कर रहा है तो वो ब्रिटिश कंट्री में पैसा ले जा रहा है, तो इंडिया उसको पैसा दे रही है तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया। वहाँ ये गार्ड इंडिया से पैसा ले रहा है तो फ्रॉम अब्रॉड हो गया। अब जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी वैसे ही NFIA का वैल्यू डिसाइड होगा। सपोज इंडियन एम्बेसी वाले कम पैसा दे रहे हैं और फॉरेन एम्बेसी वाले ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो NFIA की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव होगी। गॉट इट। लास्ट टॉपिक बात करते हैं कि NFIA में कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। NFIA में नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सैलरी वाला जो मैंने अभी डिस्कशन किया वो पॉइंट डिस्कस किया जाता है, ऐड ऑन किया जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट्स वर्कर इन living or employed abroad for less than 1 year, and similar made to non-residential workers staying or employed within the domestic country for less than 1 year। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्या है, अगर हमने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है या कोई बिजनेस लगाया है तो उसका टू एंड फ्रॉम का डिफरेंस जो होता है वो भी पार्ट होता है NFIA का। लाइकवाइज अगर हमने वो प्रॉफिट जो अर्न किया है उस प्रॉफिट से आफ्टर टैक्स डिडक्शन, कॉर्पोरेट टैक्स, आफ्टर रिटेन जो हमारा डिविडेंड था, उन सबको पे करने के बाद जो हमारी अपनी सेविंग्स है, रिटेन अर्निंग्स जो है हमारी उस बिजनेस से, वो हम अपने देश में लेके आएंगे, अपनी टेरिटरी का पार्ट बनाएंगे, सो वो भी NFIA का पार्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे आज हमने ये सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की एक क्विक रिव्यू के साथ। So I want you all to just go through and revise what is domestic territory, what is normal residence, citizenship and residentship, final good, intermediate good, production boundary, consumption good and capital good, gross net investment and relationship with depreciation, how net indirect tax is the significance between IT and subsidy, and net factor income from abroad is the deciding factor between FIFA and FITA. So you have to be very careful in this regard. ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे और फर्दर इंफॉर्मेशंस के साथ आएंगे। आई होप you will get more benefit from this video. Thank you so much for having me.